यानी कि हमने बताया कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और दूसरी ओर केरला या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब आइए वर्षण के रूप में देखते हैं कि इस मात्रा में ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नताएं होती हैं। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नताएं मेघालय में 4 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। जैसे कि आपको एक चीज़ निकालने के लिए कहा है कि ब्लू कलर में है कि राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। Why the houses in Rajasthan have thick walls and flat roofs? यानी कि राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। सबसे पहले आप लोग को बता दें, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ईस्ट से वेस्ट की ओर घटती जाती है। ये डिफरेंस, ये वेरिएशन लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, कपड़े, घरों के टाइप्स में दिखती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है पेज नंबर 27 में, वाई द हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। ये आप लोग खुद से क्वेश्चन को लिखकर, आंसर को लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे कि कैसे आप लोग जो है आप लोग सेल्फ लिखिएगा, लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग इसे आंसर को भेजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इसका आंसर भी आपको लिख कर डाल दूंगा। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज इट डैट द हाउसेस इन तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स। यानी कि तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में स्लोपिंग ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, वाई हाउसेस इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। खुद लिखिएगा, ना कोई किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द कंट्री ऑफ एनी क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। दे आर
latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean current and relief features। ये 6 मेजर कंट्रोल्स हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर विषुवत से ध्रुवों और सामान्यतः घटता जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। एक और कहा है आपसे क्या ज्ञात करने के लिए कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित हैं। यानी कि वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वेस्टर्न मार्जिन्स क्यों होता है। ये भी क्वेश्चन आप सेल्फ से लेकर सेंड कीजिएगा। लास्ट में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच हाइट को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइट की, जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो यह उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो there are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features। ये 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के। यानी कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट लैटिट्यूड, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश। इसमें देखिए क्या बता रहा है कि ड्यू टू द कर्वेचर्स ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying
south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical areas. All the remaining area north of this lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. इसमें बताया है आपको कि कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। यानी कि देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। यानी कि भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों की विशेषता मौजूद है। एंड सेकेंड है अल्टीट्यूड। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसमें बता रहा है कि एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर अल्टीट्यूड्स द एटमोस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ which have an average height of about 6,000 meters. The elevation in coastal area in a maximum of 30 meters. The Himalaya prevent the entry of the cold winds from Central Asia. It is because of the mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to Central Asia. इसमें बताया कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंडा कम पड़ती है। एंड थर्ड है प्रेशर एंड वाइंड्स। प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। दीज इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। देखिए इसमें क्या बता रहा है वायु दाब एवं पवन में कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। यानी कि वायु दाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु और परिसंचरण। थर्ड पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन। दे रहा है कि भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन जिसको कहते हैं ट्रेड वाइंड्स व्यापारिक पवने वाले क्षेत्रों में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने वाले भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक ट्रेड वाइंड्स व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस फोर्स के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। एक आपको हमने बताया कि दक्षिण पवन जो है ट्रेड वाइंड्स उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिने ओर विपेक्षित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है।
तो कोरियालिस फोर्स क्या है ये समझ लीजिए कि व्हाट इज़ कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स है, दिस इज एन apparent force caused by the earth rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is known as Ferris law. यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र जो है अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कृष्ण महासागर के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है, जिसको जेट स्ट्रीम्स क्या है? तो देयर आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड above 12,000 meter westerly winds in the troposphere. Speeds varies from about 110 km per hour in summer and about 184 km per hour in winter. A number of separate jet streams have been identified. Jet streams are located approximately over 27 degrees to 30 degree north latitude and therefore they are known as subtropical westerly jet streams. जेट स्ट्रीम्स बता रहा है कि जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इन पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। सबसे पहले आप लोग बताओ व्हाट इज जेट स्ट्रीम्स, जेट धारा क्या है? तो देयर आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड above 12,000 meter westerly winds
इन द ट्रोपोस्फीयर। ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाले पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। एक दिया है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ब्लू कलर के बुक में। इसमें क्या बता रहा है, आपको बता दे रहे हैं सारांश में, कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या अपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़े या सुने होंगे, जिसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग इंडियन मानसून के बारे में जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसून पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था कि पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ कि चूँकि उन्हें जहाज़ पवन की प्रवाह के दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ एवं 20 डिग्री साउथ के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ बहुत सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बता रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 6 बताया है। उसमें देखिए 6 को सारांश से मैं बता दे रहा हूँ कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवत गर्त है, जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री साउथ अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है?
ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र के विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर के कंपेयर में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि दाब के प्रेशर के कंडीशंस में इससे नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 22 डिग्री 30 मिनट्स साउथ 131 डिग्री ईस्ट तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री साउथ 149 डिग्री वेस्ट के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर निगेटिव है तो इसका अर्थ होगा कि एवरेज से कम तथा लेट से आने वाले मानसून। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। एल नीनो से है, एल नीनो, इसलिए यह परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है? A features connected with the southern oscillation is the El Nino event during which a warm ocean currents that flows past the Peruvian coast in the place of cold Peruvian current over 2 to 5 years. El Nino एक स्पेनिश वर्ड है meaning the child and refers to the baby Christ as this current starts flowing during Christmas. एल नीनो क्या है? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है बच्चा, चाइल्ड, एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट as this current starts flowing during Christmas. एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। The presence of El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region. अब एक है the onset of the monsoon. The onset of the monsoon, मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसून पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर
प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून से आरंभ से लेकर मिडिल सितंबर तक 100 से 120 डेज के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से अलग अलग किया जा सकता है। सामान्यतः जून के फर्स्ट वीक में मानसून भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, दक्षिण से। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर के शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दो भागों में विभक्त हो जाता है। अरब सागर शाखा लगभग 10 डेज बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के फर्स्ट वीक में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के लास्ट वीक में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है और मिडिल जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के हिस्सों में पहुंच जाता है। जैसे कि फिगर में आपका 4.3 या 4.4 में मानसून की वापसी दिखा रहा है। 4.4 में जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर के में प्रारंभ हो जाता है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूर्वी तरफ हट जाता है, पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के शुरू तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून के सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः साउथ से नॉर्थ की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक होती है और मानसून की वापसी भी दिसंबर के फर्स्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग माने शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना ही स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।